हेलो देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंग मीनर्स। और बेटा मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ क्वेश्चंस जो आप मेरे से रेगुलरली पूछ रहे हो कल से। तो कल मैंने एक वीडियो कल वीडियो मैंने एक अपलोड की थी आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके जितने भी हैं काउंसलिंग के रिलेटेड कि क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। और एक और बात आप बोल रहे थे, एक बच्चा बोल रहा था कि सर्टिफिकेट कितने कितने तक के होने चाहिए। तो सर्टिफिकेट आपके देखो ऊपर दे रखी है, वैलिड OBC और जस्ट अ मिनट। देखिए वैलिड कब होंगे, ये हैं यहाँ से वैलिड होंगे। तो वो जो आपके सारे जो भी होंगे, डोमिसाइल होगा OBC या EWS के जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो 1 अप्रैल 2023 से वैलिड होंगे, एक्सेप्टेबल होंगे वही। ठीक है। और उसके बाद में आपकी जो अथॉरिटी है, कंपनटेटिव अथॉरिटी, वो होती है तहसीलदार। तहसीलदार से सारे बनाने पड़ेंगे आपको। ठीक है। मुझे लगता है ये ना 10 दिन के अंदर बन जाते हैं, 10 नहीं 6 दिन या 10 दिन तो मैक्स लगते हैं आपके, 10 डेज़ में ये बन जाते हैं। ठीक है। और ड्यूरिंग काउंसलिंग ये आपको ड्यूरिंग काउंसलिंग तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, लेकिन आपको ये सारे जमा करने पड़ेंगे जब आप अपने अलॉटेड सीट, जब आपको अलॉट हो जाएगी उसके बाद में आपको ये सारे ले जाने पड़ेंगे। तो उसके ड्यूरिंग आप बनवा लेना, अभी अप्लाई कर दो, जल्दी बन जाएंगे। ठीक है। फिर देखो एक 9th पॉइंट बच्चा बोल रहा था, कोई बच्ची थी मुझे नहीं पता, याद नहीं रहा मुझे कौन बच्ची थी, लेकिन उसने बोला था कि मैम 9th पॉइंट हमें समझ में नहीं आया। तो 9th पॉइंट ये है बेटा कि जो वैलिड एक्स जो सर्विसमैन है सर्टिफिकेट इशू होगा फ्रॉम कंपटेंट अथॉरिटी विल बी एक्सेप्टेबल। मतलब ये जो आपका है ये लीगल होना चाहिए। लीगल मतलब ओरिजिनल होना चाहिए। जैसे कि आपको कोई लोग होते हैं कि वो ना फेक भी बनवा लेते हैं, तो आपको लीगली जो चीज़ें हैं ना वो आपको लगानी है। मतलब इसका हिंदी का मीनिंग बता दूं मैं आपको, इसका हिंदी मीनिंग होता है सक्षम प्राधिकारी। ठीक है। तो मतलब लीगली कोई डॉक्यूमेंट होगा इसका लीगल होना चाहिए, तो इसलिए वो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज और कोई एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है। बाकी आगे के जो कुछ पॉइंट है मैं आपको बता दे रही हूँ। आफ्टर जब अलॉट हो जाएगी आपको सीट, उसके बाद में क्या क्या आपको ले जाना पड़ेगा तो वो आप देख लो। ठीक है। बेटा ये देखो ये सारी चीज़ें आपको जब अलॉट हो जाएगी आपको सीट, कॉलेज में ले जानी पड़ेगी ये चीज़। तो देखिए नोट दे रखा है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए, आर टू सबमिटेड ओनली। ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है कब हमें सबमिट करने पड़ेंगे, जब ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी एट द कॉलेज, और वो कॉलेज में आपको ओरिजिनल अपने सर्टिफिकेट सबमिट करने पड़ेंगे आफ्टर काउंसलिंग। ठीक है। अब देखो आपकी पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स दे रखे हैं। 10 में बोल रहा है आपको कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्फ अटेस्टेड 1 सेट फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट की होनी चाहिए आपके पास में, दैट आर रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड टू द अलॉटेड कॉलेज में। ये आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है। उसकी कॉपीज आपको 1 सेट कॉपी लेनी पड़ेंगी। अब देखो क्या क्या चाहिए आपको। फर्स्ट नंबर आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपको चाहिए होगा। फिर 5 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होंगे। आफ्टर अलॉटमेंट की बात बता रही हूँ, जैसे काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, अलॉट हो जाएगा आपको कॉलेज, जब आप कॉलेज में एडमिशन करवाने जा रहे होगे तब की बात बता रही हूँ ये। ठीक है। तब क्या क्या लेके जाना है आपको, तो ये चीज़ लेके जानी है। प्रोविजनल सीट प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर ले जाना पड़ेगा आपको। ठीक है। उसके बाद में 5 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ले जाने पड़ेंगे विद वाइट बैकग्राउंड उनका होना चाहिए। ठीक है। फोटो है आपका तो उसमें वाइट बैकग्राउंड और फोटो यहाँ पे होना चाहिए आपका। ठीक है। ये आपका फोटो है तो वाइट बैकग्राउंड के साथ में ले जाना पड़ेगा। फिर आपका फ़ी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। आपको फ़ी डिपॉजिट की रिसिप्ट मिलेगी आपको, जैसे आप ना अलॉटमेंट के बाद में ऑनलाइन ही आपको 40,000 आपको पे करने पड़ेंगे पैसे, तो उसकी रिसिप्ट आपको ले जानी पड़ेगी 40,000 की उस कॉलेज में जहाँ पे आपको एडमिशन मिला है। ठीक है। उसके बाद में आपका है 4th पॉइंट बोल रहे हैं आपसे, फोटो ID प्रूफ आपके पास में होना चाहिए। आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड ID या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास में है, सभी के पास में आधार कार्ड होता है तो आपको ले जाना पड़ेगा फोटो ID प्रूफ। उसके बाद में 5th पॉइंट है आपका वेरिफिकेशन सीट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन। तो आपको वेरिफिकेशन सीट जो आपकी वेरिफिकेशन सीट अपलोडेड होगी टाइम जब फिलिंग करेंगे हम एप्लीकेशन में, तो आपको वेरिफिकेशन सीट ले जानी पड़ेगी कि हमने वेरीफाई किया था ऐसे ऐसे कि ये हमने टेस्ट दिया है। ठीक है। तो वेरिफिकेशन सीट मतलब जैसे आपने जब फिल किया था वो अपना क्या बोलते हैं अपना फॉर्म फिल किया था एप्लीकेशन का, तो उसमें ना एक फ़ोटो स्टिक करने के लिए बोला होगा उन्होंने और साइन करने के लिए बोला होगा, और एक वो टाइटल था उस पर लिखने के लिए बोला था, और थंब के इंप्रेशन भी उन्होंने लगवाए थे। तो वो वाली चीज़ आपको ले जानी है। ठीक है। आपके पास में डेफिनेटली होगी, वो दे देते हैं, वापस कर देते हैं। फिर 6 आपका पॉइंट है, पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए 10th और 12th का, और इक्वलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइजिंग बोर्ड से वो होना चाहिए। फिर देखिए आपका 7th बोल रहे हैं आपसे, सर्टिफिकेट फ्रॉम बोर्ड शोइंग द डेट भी शो होनी चाहिए उस सर्टिफिकेट पर। 10th पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना पड़ेगा। फिर 10th और 12th जो आपका माइग्रेशन है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, तो वो भी आपको ले जाना पड़ेगा। जहाँ से जैसे 12th आपने कर ली, उसके बाद में आपने BSc करी है या BA किया है, जो भी किया है आपने, तो उसका जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो भी आपको ले जाना पड़ेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो 10th 12th का है वो भी ले जाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, अगर आप
अगर जैसे आप ना बीएससी कर चुके हो, ठीक है, तो बीएससी ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो ग्रेजुएशन का जो आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है और माइग्रेशन है, तो वो आपको वहाँ से कॉलेज से लेना पड़ेगा, उसके बाद देना पड़ेगा कि सर मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, उसके बाद में मैंने यहाँ पे टेस्ट दिया, तब मैंने ये एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में आपका है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा। ये ले जाना पड़ेगा, अगर ले जाना चाहो तो अब ले जाना, वैसे मेडिकली तो आप फिट ही होगी, लेकिन आप बनवा लेना। मैं कहूँगी गवर्नमेंट कॉलेज से आप बनवा लेना, गवर्नमेंट कॉलेज करिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जो आपके पास में जो राजकीय हॉस्पिटल होते हैं वहाँ से बनवा लेना, ठीक है, तो बन जाएगा वहाँ से आराम से। फिर देखिए आपका 10th पॉइंट है, बोल रहे हैं द कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट। आपको ऑल्सो एप्लीकेबल होंगे, कौन से देखिए, जैसे आपका है ये वाला, बोल रहे हैं कि SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, तहसीलदार से उत्तर प्रदेश का ओनली होना चाहिए ये SC/ST सर्टिफिकेट। उसके बाद में OBC का सर्टिफिकेट है, जो होता है ना OBC का सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ये, तो वो भी आपका 1 अप्रैल 2023 का से होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। द कैटेगरी शुड बी मैंशनड इन द, अब उसमें ना कैटेगरी मेंशन होनी चाहिए कि आप ना नॉन क्रीमी लेयर से हो या फिर आप क्रीमी लेयर से हो, तो ये भी आप ध्यान रखना OBC वाले, ठीक है, क्योंकि मैं आती हूँ OBC में, नॉन क्रीमी लेयर से आती हूँ मैं, ठीक है। फिर देखिए C में आपसे पर्सन्स विद आपका बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो आपका PWBD है, सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम द ड्यूली एंड अथॉराइज और मेडिकल बोर्ड एंड मेंशन इन द प्रॉपर प्रोस्पेक्टस। तो उस जो आपका PWBD वाले होते हैं, उनका जो उस प्रोस्पेक्टस में मेंशन होना चाहिए, जो इन्होंने लिखा हुआ है कि ये चीज़ें होनी चाहिए इसमें, ठीक है। फिर D ऑप्शन है आपका, बोल रहे हैं कि डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, जो डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं, वो भी आपको देख सकते हैं कि इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो भी आपको ले जाना पड़ेगा। जो एक्स आर्मी वाला मैंने जो अभी ऑप्शन आपको बताया था कि एक्स आर्मी वाला, वो भी आपका कंपिटिटिवली आपका कंपेटेंट अथॉरिटी वाला होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। फिर F आप देखिए, वैलिड NCC सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। C सर्टिफिकेट विद ग्रेड B इशूड बाय अथॉराइज्ड और बटालियन ऑन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ NCC, ठीक है। फिर आपका G है, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, अगर आपके पास में है तो, जैसे है इन द सेंस कि आप अगर मुस्लिम हैं, जैन हैं या फिर क्रिश्चियन हैं, तो आपके पास में माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपका वेयर एप्लीकेबल फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स, तो आपको अगर आप हैं मुस्लिम हैं, जैन हैं, क्रिश्चियन हैं, मतलब आप हिंदू धर्म से नहीं हैं, तो आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें एक लास्ट पॉइंट और दे रखा है, ये दे रखा है कि ऑल द सीट अलॉटेड एंड एक्सेप्टेंस, जब सीट आपको सारी अलॉट हो जाएंगी और एक्सेप्टेंस हो जाएंगी आपको, इफ़ एनी कैंडिडेट नॉट टॉकिंग एडमिशन, अगर उस कैंडिडेट ने क्या किया कि एडमिशन नहीं लिया है इन अलॉटेड कॉलेज, जो अलॉटेड कॉलेज आपको मिला है, एंड अलॉटेड सीट जो आपको मिली है, दोनों ही चीज़ें, अलॉटेड कॉलेज और अलॉटेड सीट, तो काउंसलिंग जो सिक्योरिटी फ़ी है आपकी विल बी फॉरफिटेड। मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे आपको सब कुछ हो गया, आपको कॉलेज भी मिल गया, आपको सीट भी मिल गई उस कॉलेज में, और आपकी जो फ़ीस है 5,000 रुपये, वो सारी आपको जब्त कर ली जाएगी, वो नहीं दिया जाएगा बाद में अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो उसमें, तो ठीक है। ये आपके पॉइंट्स थे कुछ, और आपके बेसिक पॉइंट्स हैं जो वो मैं आपको बता दे रही हूँ जल्दी से। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गैप सर्टिफिकेट किसको बनाना पड़ेगा, गैप सर्टिफिकेट किस को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो गैप सर्टिफिकेट उसको बनवाना पड़ेगा कि जिसने 12th के बाद में गैप लिया, जैसे 12th के बाद में आपने कुछ भी नहीं किया, ना ग्रेजुएशन की है, ना ही किसी और की मतलब एडमिशन लिया किसी में, ठीक है, ना BA में लिया, ना BSc में लिया, किसी में एडमिशन नहीं लिया आपने, और आप अभी तक आपने फिर उसके बाद में टेस्ट दे दिया, जैसे 2 साल का गैप हो गया आपका, ठीक है, आपने पढ़ाई की नहीं है, मतलब उसके दौरान आपने किसी कॉलेज में या फिर किसी उसमें इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया ही नहीं है, तो आपका गैप हो गया है, तब आपको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अगर सेकंड केस क्या है, सेकंड केस ये है, अगर 12th आपने कर ली है, ठीक है, 12th के बाद में आपने जस्ट एडमिशन ले लिया है ग्रेजुएशन वगैरह में, उसके बाद में आपका रिजल्ट भी आने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ले जाने की कि ना गैप सर्टिफिकेट हमें चाहिए, क्योंकि आपने गैप ही नहीं किया ना। गैप सर्टिफिकेट उसके लिए होता है जिसने 12th के बाद में, आफ्टर 12th के बाद में पढ़ाई की नहीं, मतलब कि कोई भी इशू हो सकता है, जैसे घर पे पैसे ना हो या कोई इशू हो सकता है, तो उसमें गैप ले लिया हो, आपने कहीं भी एडमिशन ना लिया हो 12th के बाद में, तो उसके लिए गैप सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल 90 से नीचे वालों का क्या, तो 90 से नीचे वालों का ये है बेटा, सेकंड क्वेश्चन आपका है 90 से नीचे वालों का, जो 90 से बिलो हैं, जो 90 से बिलो हैं, तो उनका क्या, जैसे आपका 70 हो गया, 80 हो गया, ठीक है, उसके बाद में 60 भी हो गया, 60 प्लस 70 प्लस
80+ ये हो गए। तो इनका क्या, इनका ये है कि इनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का कोई चांस नहीं है। तो प्लीज़ आप ना ध्यान रखें, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, तो आप प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो काउंसलिंग के थ्रू। और ये किस राउंड में काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, तो ये होगी आपकी सेकेंड राउंड में, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसके बाद में आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका मैंने सॉल्व कर दिया। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्योरिटी फ़ी कितने बार लगेगी। अब सिक्योरिटी फ़ी कितने बार लगेगी मैं आपको बता दूँ। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि सिक्योरिटी फ़ी कितनी बार लगेगी। तो सिक्योरिटी फ़ी है आपकी वो, अगर देखो इसमें भी केसेस हैं, अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, जैसे किसी बच्चे ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक है, पार्टिसिपेट कर लिया, उससे सीट भी मिल गई, सीट भी उसकी डन हो गई, ठीक है, उसके बाद में उसमें एडमिशन नहीं लिया, तो वो पार्टिसिपेट करना चाहता है सेकंड राउंड में। सॉरी सेकंड राउंड क्यों, हम सिक्योरिटी फ़ी की बात कर रहे हैं। तो और उसने जो अलॉटेड सीट थी वो उसने नहीं ली है, उसके बाद में वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तब उसे सिक्योरिटी फ़ी देनी पड़ेगी। ठीक है, तब उसे सिक्योरिटी फ़ी देनी पड़ेगी। सेकंड केस क्या है, बी केस बताती हूँ मैं। बी केस में क्या, अगर आपको फर्स्ट राउंड में जो आपने कॉलेज भरी थे उसमें सीट अलॉट नहीं हुई, किसी भी कॉलेज में जो आपने कॉलेज भरी थी, प्रेफरेंस दी थी अपनी, उसमें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो क्या होगा, तो आप सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट करेंगे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो उसमें आपको सिक्योरिटी फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें आपको सिक्योरिटी फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। ओके बेटा, तो आपकी जो पिछली सिक्योरिटी फ़ी है वही, उसी से आप पार्टिसिपेट कर पाओगी। और एक और केस है सी आपका, अगर आपने दोनों ही केस में आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला, आपको जो आप चाहते थे या फिर जो आपने प्रेफरेंस दी थी उनमें से कोई भी कॉलेज आपको सीट अलॉट नहीं हुई है, और आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तब भी आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, तब भी आपको फ़ीस देनी नहीं पड़ेगी। अगर आपको कॉलेज कोई अलॉट नहीं हुआ है तो आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, और कॉलेज अलॉट हो जाते हैं आपको, सेकेंड में अलॉट हो जाता है या फिर फर्स्ट में अलॉट हो जाता है और आप उसे नहीं लेते हो, उसके बाद में सेकंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपको फीस दोबारा से देनी पड़ेगी। ठीक है, ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया, आई होप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारे सर्टिफिकेट आपको बनवाने होंगे। तो हाँ, सारे सर्टिफिकेट आपको बनवाने पड़ेंगे बेटा, क्योंकि जो जो उन्होंने रिक्वायरमेंट दी है कि ये डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट, आफ्टर काउंसलिंग, तो वो सारे आपको सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे, सारे सर्टिफिकेट। ठीक है, जो जो उन्होंने बोले हैं सारे सर्टिफिकेट आपको बनवाने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं टिक लगा दे रही हूँ। ठीक है, सारे सर्टिफिकेट आपको बनवाने पड़ेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे कि ये 9th वाला पॉइंट था एक बच्चे का, तो 9th वाला पॉइंट मैंने ऑलरेडी कर दिया है सब कुछ सॉल्व। फिर गवर्नमेंट कॉलेज क्या बोल रहे हैं इसमें। हाँ, एक और पॉइंट है आपका, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में आपको अगर काउंसलिंग में ना मिले, आपको क्या कॉलेज कोई ना मिले, तो आप थर्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन आपका है। किसने पूछा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन है आपका 1 2 3 4 5 6 वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, 6 वाला क्वेश्चन है। बोल रहे थे बच्चे कि मैम अगर फर्स्ट में और सेकंड राउंड में हमें कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या हम थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और आपको फर्स्ट और सेकंड में आपको नहीं मिलता है तो आप थर्ड राउंड में मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इन केस वो भी बच्चे हैं, कुछ बच्चे और हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन थे आपके जो मैंने कलेक्ट किए थे कि ये क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। सर्टिफिकेट आपके सारे सर्टिफिकेट अपने बनवा के रखना, रेडी रखना। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ तक जाओगे, कॉलेज में जाओगे। कुछ कॉलेज वाले होते हैं जो कोऑपरेट कर लेते हैं कि नहीं भी है तो हम कोई दिक्कत नहीं है, आप तब तक बाद में बनवा लेना, लेकिन एडमिशन अभी ले लो। ठीक है, लेकिन कुछ कॉलेज वाले खड़ूस होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो नहीं मानते, वो कहते हैं हमें चाहिए तो अभी चाहिए। तो आप ना, इसलिए मैं कह रही हूँ पहले से आप रेडी करके ले जाना। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और आप ध्यान से जाना, कोई भी चीज़ करना, कोई मिस्टेक मत करना ड्यूरिंग काउंसलिंग और ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग, आपको नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट आप बोल रहे थे मैम, गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट बता दो हमें। तो बेटा मेरे पास में अभी नहीं है, लेकिन मेरे पास में प्रीवियस वीडियो पड़ी हुई हैं, उन्हें आप देख लो कि आपको जो कॉलेज सही लग रहा है, लोएस्ट कॉलेज, तो उन्हें आप भर सकते हो। ठीक है, जो भी कॉलेजेस हैं आपके, और सारे ही कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज हैं सारे आपके एफिलेटेड हैं ABMU से, उसमें दे रखा है, इसमें नोटिस में देख लीजिए आप। देखिए ये सारे दे रखे हैं, ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस एफिलेटेड टू ABMU UP। और आपके सेकंड में भी ऑप्शन दे रखे हैं, ये भी ऑप्शन दे रखा है, ये भी KGMU भी है, LLRM भी है, UP US में भी है, LLRM भी है, और RML भी है। और क्या बताना है, हाँ काउंसलिंग कब तक होगी, काउंसलिंग कब तक स्टार्ट हो जाएगी, शाम तक चेक कर लो, शाम तक 5 PM के बाद मतलब ये लोग सारे ना लेट ही करते हैं, जैसे 7 बजे 6 बजे ऐसे ही अब वो एक्टिव करते हैं अपनी साइट को। तो आप शाम तक हो जाएगा आपका। ठीक है, स्टार्ट हो जाएगी आपकी काउंसलिंग।
ओके, जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से करना है हर चीज़। और पैसे जा रहे हैं 5,000 रुपये, पैसे ही पैसों का खेल है इसमें सारे। पहले 5,000 रुपये दो, 500 रुपये दो रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर 5,000 रुपये दो, फिर उसके बाद में आपके 40,000 रुपये दो, उसके बाद में आपके 2,000 रुपये और दो। पैसों का खेल है, पता नहीं लूट रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं ABMU वाले, समझ नहीं आ रहा मुझे। बस लूटने में लगे पड़े हैं बच्चों को कि कैसे भी लूट पाएँ उन्हें, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा नहीं सही लग रहा कि 40,000 रुपये उसके बाद में अगर आप नहीं लेते हो एडमिशन वगैरह, तो जो 40,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये हैं, सारे आपके जब्त कर लिए जाएंगे, वो आपको नहीं दिए जाएंगे। तो क्या फ़ायदा, मुझे दिमाग ख़राब होता है मेरा तो। चलो कोई ना, फिर भी आपको लेना है आप ले लेना, ठीक है। बाय, टेक केयर।